भारतीय जनता पार्टी निरसा में कहीं पर भी लड़ाई में थी ही नहीं। ठीक है, जब चुनाव की शुरुआत हुई, एक तो आनन फानन में चुनाव घोषित किया काफी शॉर्ट टाइम में, उसके बावजूद भी उनके जो कैंडिडेट है उसको जनता ने लगभग लगभग नकार दिया। हाँ, लेकिन एक जो डिस्कोर्स है जो भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि खुलेआम जो है उन लोगों ने बटोगे तो कटोगे और ये तमाम मुद्दों को जो है लेकर के आए, और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो करने की प्रयास किया है, और उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण वो लोग लड़ाई में किसी तरह से आ पाए हैं। नहीं तो अगर चुनाव के शुरुआत में देखे, चुनाव के मध्य तक भी देखे, तो भारतीय जनता पार्टी निरसा में जमानत जब्त होने के कगार पर थी। और जिस तरीके के हालात जो है मोदी जी ने जो देश में पैदा किया, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक चुनाव होता था, संसदीय बेस राजनीति होता था, उसको इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल बेस बना दिया है। अब क्या होता है, पूरे देश में किसी भी चुनाव में या तो पक्ष होता है या तो विपक्ष होता है, और पक्ष और विपक्ष जी, के अलावे जो है तीसरा पक्ष बहुत मुश्किल है। ये तो बिल्कुल। सौभाग्य है झारखंड का कि कई कई सीटों पर यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दिया था कि त्रिकोणीय चुनाव, चतुर्थ कोणीय चुनाव जो है वो भविष्य में देखने को मिलेंगे। आज हम बातचीत करेंगे झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की, जिसमें मुख्यतः झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इलाका धनबाद का है, बोकारो का है, गिरिडीह का है। इन 3 जिलों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में बाहरी लोग जिसको हम कहते हैं, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर, इंजीनियर, दूसरे तबके के लोग हैं। उनका क्या रुझान रहा, वह किस तरफ गए, इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सोमनाथ चक्रवर्ती हैं। वह छात्र युवा आंदोलन में नेता भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन इलाकों की स्थितियां क्या रही, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया। तो सोमनाथ, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम धनबाद से करते हैं, और आपके हिसाब से धनबाद की जो मुख्य सीटें हैं, जिसमें धनबाद, निरसा, सिंदरी, टुंडी, बाघमारा, ये सब इलाके आते हैं, झरिया, उनकी क्या स्थिति है आपके हिसाब से? जंजवार का शुक्रिया, आपने हमें चैनल में जुड़ने का मौका दिया। इधर जो है आपका क्या बोलते हैं कि धनबाद जो है, धनबाद जिले में मुख्यतः आपका 6 सीटें हैं। जी। बोकारो जिले में है 4 सीट, और गिरिडीह जिले में है 6 सीट। जी। तो इन सीटों पर अगर देखेंगे तो इन सीटों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक समय तक काफी वर्चस्व रहा उत्तरी छोटानागपुर के इलाकों में। लेकिन अब जी। धीरे धीरे पिछले चुनाव में भी काफी सारी सीटें उन लोगों ने लूज किया, और इस बार का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कुछ हाथ उत्तरी छोटानागपुर में लगने वाला नहीं है। कुल उत्तरी छोटानागपुर इलाकों की बात करेंगे तो लगभग 25 विधानसभा सीटें हैं। हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बाकी के तमाम सातों जिलों को मिला करके 25 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से मुख्यतः ये जो आपका औद्योगिक क्षेत्रों का जो रहा सबसे बड़ी बात, तो इसमें जो है धनबाद में देखिए, निरसा में तो उम्मीद है कि सीपीआई-एमएल जो है वो जीतेगी। सिंदरी में भी जो है हम लोग कांटे की टक्कर पर है। झरिया सीट पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है पूर्णिमा नीरज सिंह, और मोटा मोटी उम्मीद हम लोग करते हैं कि झरिया की जो जनता है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी, उसी तरीके से वहां की जो अमन पसंद जनता है वो जो है उसको शिकस्त देने का काम करेगी। जी, बिल्कुल। धनबाद विधानसभा जो टाउन धनबाद विधानसभा सीट की बात करें तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उस वहां पर उस सीट को ले जाए, वो परंपरागत सीट भी रही है। सोमनाथ, इस इलाके में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लिबरेशन, मतलब सीपीआई-एमएल इंडिया गठबंधन का जो तीसरा धड़ा है, उसकी 2 सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं धनबाद जिले में। एक है निरसा, दूसरी है सिंदरी। एक पर अरूप चटर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, वह उनके पिता परंपरागत रूप से वहां विधायक रहे, फिर वो भी खुद रहे। अब वहां अपर्णा सेन गुप्ता बीजेपी से कैंडिडेट जीती हुई प्रत्याशी है। तो निरसा की अगर बात करें, तो निरसा में आप लोग चूंकि फील्ड में भी रहे, जानते भी हैं, निरसा में क्या फाइट का क्या कारण बन रहा है? क्या वहां भी हिंदू मुसलमान चल रहा है या क्या कर रहा नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरसा में कहीं पर भी लड़ाई में थी ही नहीं। ठीक है, जब चुनाव की शुरुआत हुई, एक तो आनन फानन में चुनाव घोषित किया काफी शॉर्ट टाइम में, उसके बावजूद भी उनके जो कैंडिडेट है उसको जनता ने लगभग लगभग नकार दिया।
हाँ, लेकिन एक जो डिस्कोर्स है जो भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि खुलेआम जो है उन लोगों ने बटोगे तो कटोगे और ये तमाम मुद्दों को जो है लेकर के आए, और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो करने की प्रयास किया है, और उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण वो लोग लड़ाई में किसी तरह से आ पाए हैं। नहीं तो अगर चुनाव के शुरुआत में देखे, चुनाव के मध्य तक भी देखे, तो भारतीय जनता पार्टी निरसा में जमानत जब्त होने के कगार पर थी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, और तमाम तरीके से जो उनके सांप्रदायिक चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं देश भर में, उनको ला करके जो है वहां पे लगातार सभाएं वगैरह किया। तो हमको लगता है कि इसकी वजह से जो है ना, उनके पास दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनके पास झारखंड में बड़े बड़े चेहरे हैं, इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री, उसके बाद बिल्कुल। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री है, ढेर सारे पूर्व, अर्जुन हम्म। मुंडा जी है पूर्व मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मरांडी है पूर्व मुख्यमंत्री है, चंपई सोरेन जी है पूर्व मुख्यमंत्री है। उसके बाद भी उनको स्टार प्रचारक के लिए जो है योगी जी को और बाहर से जो है असम के मुख्यमंत्री और इन लोगों को बुलानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से झारखंड के पूरे चुनाव के डिस्कोर्स में भारतीय जनता पार्टी बाहर थी। लेकिन उनका वही फिर वो आप देखेंगे खुलेआम जो है 500 करोड़ रुपए का उन लोगों ने जो है अलग अलग सांप्रदायिक पेज बनाए, और उसको फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने जो है प्रचार करना शुरू किया, और पूरा सांप्रदायिक करने का उन लोगों ने प्रयास किया। इसके तहत देखेंगे अब जो रिजर्व सीटें हैं, जो आदिवासी सीटें हैं, वहां पर भी उन लोगों ने आदिवासियों के बीच में भी ईसाई आदिवासी बनाम हिंदू आदिवासी खड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बंगला घुसपैठ, तो जमाई टोला जैसे मुद्दों को जो है उन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जो जमीनी स्तर पर ज्यादा आप खोजेंगे तो आदिवासी इलाकों में आपको वो मुद्दे मिलेंगे नहीं, पर उनको भी उन लोगों ने मुद्दा बना। सिंदरी की जो सीट है, जिसको कि वो भी लिबरेशन की सीट है, कोयलांचल की सीट है, आंदोलन की सीट है, वहां भी फाइट टफ होने का कारण क्या यही सांप्रदायिक एजेंडा ही है बीजेपी का? नहीं, क्योंकि देखिए, जब हम सिंदरी हम लोग मोटा मोटी हर बार हारते अगर आए तो हारते आए, तो हम लोग हारते आए सिंदरी में जब लाल हरा मैत्री, क्योंकि सिंदरी ही मूलतः वो जगह है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे, चाहे आपका झारखंडी वामपंथी मजदूर आंदोलन की उभार की कहे, तो उसका गढ़ जो है वो सिंदरी रहा है। सिंदरी तो रहा है। सिंदरी से ही जो है कॉमरेड ए के राय साहब चुनाव जीतते आए, सिंदरी से ही विनोद बाबू पहली बार चुनाव जीते, सिंदरी से ही जो है आपका क्या बोलते हैं कि आनंद बाबू चुनाव रहे, लालगढ़ इसको कहा जाता रहा। तो हमको लगता है कि लंबे समय से सिंदरी को जो है संघी ताकतों ने, आरएसएस के ताकतों ने उनको उस जगह पर जो है उन लोगों ने काफी पुराने समय में मेहनत की, और मेहनत करने के बाद पिछले अगर हम देखेंगे तो 30-35 सालों से जो है वो भाजपा का सिंदरी मतलब बीजेपी का गढ़ बना दिया गया। जी। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे ए के राय साहब की धमक इतनी रही, और राय साहब आज भी यहाँ के किस्से कहानियों में इस तरीके से जिंदा है कि वो 2000, 4000, 5000 के वोट से हम लोग हारते रहे उन समय में, जिस समय की लाल हरा मैत्री जो है वो टूट चुकी थी। मतलब जब और इस जेएमएम बार और लिबरेशन अलग अलग चुनाव लड़ अलग रहे अलग जो है चुनाव लड़ता रहा, और इस बार जो है पहली बार, देखिए एक बार पहले भी आपके चैनल के शो में हम ये कह चुके हैं कि हम लोग जेएमएम को वामपंथी तासीर से अलग नहीं मानते। ठीक है, हैं। तो राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर जो भी हुआ हो, पर जेएमएम की जो मूल कार्यकर्ता है, जंगलों में सड़कों में खपने वाले जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं ए के राय साहब की विचारधारा से चलने वाले लोग ही हैं। तो वो जी। अलग अलग भागों में टूटती रही, और इस बार जो है वो एक साथ है। तो ये एक उम्मीद की किरण बिल्कुल। है। अब आशा बिल्कुल उम्मीद की किरण है। बाघमारा सबसे महत्वपूर्ण सीट है धनबाद रीजन की। अगर हम सिंदरी और निरसा के बाद देखें तो बाघमारा में ढुल्लू महतो सांसद बन गए। वो सीट खाली हुई, अब उनके भाई शत्रुघ्न महतो मैदान में हैं। उनके मुकाबले रोहित यादव सामने हैं, फिर जलेश्वर महतो हैं सामने। वहां की फाइट में शत्रुघ्न, कल बातचीत हमारे साथ दीपक रंजीत कह रहे थे कि शत्रुघ्न महतो हार सकते हैं जो उनके भाई हैं। क्या इतना कठिन है? ढुल्लू महतो क्या, जो कहते हैं कि बड़ा पैसा भी है, रुतबा भी है, ये सब बावजूद उसके? देखिए, पिछले बार तो जो हालात पैदा हुए थे पिछले बार के चुनाव में, वो तो बामुश्किल 50-60 वोटों से जो है वो एक तरह से काफी सारे वोटों की गिनती ही नहीं की गई, और विवाद के बाद उसको रोक दिया गया, और एक तरफा जो है जीत घोषित करा दिया गया। जो जीत भी विवादित रही थी ढुल्लू महतो जी का वहां से विधायक बनना जी। पिछले बार, काफी वो विवादित रही थी। जलेश्वर महतो लगभग लगभग जीत चुके थे। उसके बाद फिर कई सारे बूथों की काउंटिंग भी, मतलब बहुत सारे उसमें कहानियां और विवाद जो है अभी भी उस जीत, वो जीत जी। विवादित ही है एक तरह से देखा जाए तो, पर जी। उनको घोषणा कर दी गई, वो जीत गए।
इस बार के भी जो हालात हैं, इस बार के भी हालात में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो ये त्रिकोणीय पक्ष जो बना दिया गया है, रोहित यादव जी जो आ गए हैं रोहित मैदान यादव। में। हाँ, और ये जो एक त्रिपक्ष जो बन गया है, तो इसमें फिर वो त्रिकोणीय में फिर थोड़ा सा संशय की स्थिति पैदा होती है। नहीं तो वो जलेश्वर महतो जी इस बार एक तरफा था, वो वन साइडेड चुनाव जीत रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन ये जो नया जो समीकरण उभर के आया है, राजनीति है, ये संभावनाओं का घर माना जाता है, और मतलब आप इसमें प्रायिकताएं बैठानी पड़ती है। तो ये अब थोड़ा सा इसमें संशय की स्थिति पैदा हुई है कि जो है कि शत्रुघ्न महतो जी हार रहे कि नहीं हार रहे हैं। बाकी ये चुनाव एक टुंडी तरफा की था। क्या हालत रहेगी? टुंडी एक सीट है, फिर हम आगे चलेंगे गिरिडीह जिले में, लेकिन टुंडी की क्या टुंडी स्थिति? में हम लोगों को ये आकलन है कि वहां पे कोई लड़ाई नहीं है, मथुरा महतो जी जीत रहे हैं, मथुरा झारखंड महतो महतो जी। निकाल जी। तो आपके हिसाब से माने तो निरसा, सिंदरी और टुंडी 6 में से 3 सीटें ऐसी और झरिया 4, तो 4 सीटें निकल सकती हैं, और धनबाद और बाघमारा में फाइट है, ये माना धनबाद जाए। में हम फाइट में नहीं लेते हैं गठबंधन को, हमको लगता है कि वहाँ भारतीय जनता बीजेपी पार्टी निकाल 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 लेगी। लेगी। फाइट अगर है तो यही बाघमारा वाली सीट पर बड़ी फाइट है। बाघमारा वाली सीट पर संशय की स्थिति है, मतलब वो त्रिकोणीय हो गया है। सिंदरी पर भी जो है आपका थोड़ा संशय की स्थिति है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो समीकरण है, अगर पिछले चुनाव के समीकरण के आधार पर वोटिंग हुई है, तो सिंदरी भी जो है हम लोग जीत रहे हैं। तो सोमनाथ, जब आप संशय कह रहे हैं तो इसका मतलब आप संभवतः जेएलकेएम की उपस्थिति से, चाहे वो सिंदरी हो या फिर बाघमारा हो, उसका जिक्र कर रहे हैं। जेएलकेएम जो वोट काटेगा, अलग अलग इलाकों की अलग अलग स्थितियां, आपके इलाके में जेएलकेएम जो वोट काटेगा वो कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी समाज का बड़ा वोटर जो है वो बीजेपी का वोटर है, तो वो नुकसान इस तिकड़म में गठबंधन को कैसे करे? देखिए, कुर्मी समाज के जो वोट है, वो सिंदरी में हमारे भी बहुत बड़ा धड़ा जो है वो कुर्मी ओ, समाज के ही वोट है। बिल्कुल, सीट और सीट का फर्क यही होता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, और आपका क्या बोलते हैं कि यहाँ पर भी जो है आपका बागमारा में तो रोहित यादव जी की वजह से एक त्रिकोण उभर करके आया है, ठीक है ना। अब अच्छा, उनका वहां जो यादव काफी है। हाँ, मतलब कांग्रेस को कितना वो नुकसान पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। जी। और सिंदरी में अगर देखेंगे तो जेएलकेएम एक छोटा सा मुद्दा है कि मतलब वो किधर के वोट, हालांकि वो काट दोनों तरफ का वोट रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काट रहा है, ठीक है ना। आजसू जी। में जो वोट जाते थे उनमें से जो नए लड़के हैं उनका वोट भी काट रहा है। सिंदरी में जो जी। है वो हमारा भी हो सकता है कुछ नुकसान करे, बाद इस पर निर्भर करेगा। अब बाकी जो आते हैं है गिरिडीह सोमनाथ, और मुझे लगता है धनबाद से ज्यादा गर्म, ज्यादा बहस, ज्यादा राजनीतिक केंद्रीयता वाली, और जीतने और हारने की इस स्थिति में 23 को जब रिजल्ट आएगा, तो ये ऐसी सीटें हैं गिरिडीह जिले में जो कि झारखंड के राजनीति को बदलेंगी, नया करेंगी। कौन, अगर थोड़ी बहुत जेएलकेएम की स्थिति बनी तो वह क्या, मतलब आप ये समझें कि किंग मेकर की भूमिका में होगी। तो गिरिडीह पर बात करने में सबसे बड़ी सीट गांडी की सीट है, जहां खुद कल्पना सोरेन खड़ी है, हेमंत सोरेन की पत्नी भी है, और कम से कम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सबसे बड़ी झारखंड की नेता के रूप में उभर के आई हैं। वहीं से डुमरी सीट से जयराम महतो भी हैं, जो कि युवा स्टार हैं अपने समाज का। और जब मैं सड़कों पर घूम रहा था झारखंड के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो बीच बीच में युवा मिल जाते थे जो कहते थे कि जीते चाहे न जीते हमारा नेता, लेकिन हम वोट जयराम महतो को देंगे। और तीसरी बड़ी सीट बगोदर की है, जहां पहले से सीपीआई-एमएल है, वहां दोबारा जीत पाएंगे कि नहीं। और राजधनबार वो सीट है गिरिडीह जिले से जहां से कि बाबूलाल मरांडी मैदान में है। तो इस पर एक एक जमुआ करके बात करते हैं। जमुआ पहले जमुआ जमुआ भी है। जमुआ भी है। जी। तो पहली बातचीत डुमरी से शुरू करते हैं, जो जयराम महतो की सीट है। क्या रहेगा वहां? जयराम महतो निकाल रहे हैं आसानी से, हीरो की तरह एकदम सबके सामने जीतते हुए निकल कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल कमोबेश 5 से 8% तक वोट दे रहे हैं जयराम महतो की पार्टी। देखिए, जी। डुमरी में अगर बात करें तो डुमरी की जब भी बात होगी तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की बात होगी, जी। और जगन्नाथ महतो दादा की बात होगी। और जगन्नाथ महतो दादा जो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी रहे, कई कई बार डुमरी के प्रतिनिधित्व किए, और उनकी पूरी विरासत की बात होगी।
और डुमरी जो है वो आज भी जगन्नाथ महतो के नाम से जाना जाता है। और हमको लगता है कि जगन्नाथ महतो जी का जो परंपरागत वोट है, उनकी पत्नी जो है बेबू देवी जी लड़ रही हैं। और हमको डुमरी सीट जो है, हम अगर अपने आकलन से देंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में देंगे। तो वहां पर कोई भी मतलब जो है जयराम महतो वहां से हार रहे हैं, हार सकते हैं। हाँ, जी। डुमरी में हमको नहीं लगता है कि जयराम महतो जी वो, क्योंकि जो बाकी जो वोट था जो वो जीतते थे, उसके बाद जो वोट हम्म। थी जिसमें आजसू भाजपा फाइट करती थी, उसी वोट पर जो है आजसू और जयराम महतो दोनों फाइट करेंगे। बाकी जो गठबंधन का वोट है वो वोट उनका एक तरफा है, उसमें कहीं से कोई कटौती होने की संभावना नहीं है। जी। अब इसी लगे हम बोकारो की भी बेरमो सीट पर बात कर लेते हैं, चूंकि वहां से भी जयराम महतो लड़ रहे हैं। यह तो अजीब स्थिति थी कि दो जगहों से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे। या कॉन्फिडेंस की कमी थी या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो उनके कार्यकर्ता और रणनीतिकार बताएंगे। लेकिन बेरमो सीट पर क्या स्थिति है? वहां जेएमएम से जयमंगल सिंह है, यानी अनूप सिंह है, और रविंद्र पांडे बीजेपी से हैं, और जयराम महतो बेरमो में खुद है। वहां क्या आसानी से निकालते हुए देखिए, नजर आ रहे हैं? हमको बैरमो में लगता है कि जयराम महतो बैरमो में एक फैक्टर है, जैसे डुमरी में एक फैक्टर नहीं बन पाए, लेकिन बैरमो में हम्म। एक फैक्टर है। और वो फैक्टर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह जो है इंडिया गठबंधन के, उनके पक्ष के हम्म। फैक्टर बनेंगे और अनूप सिंह जी जीत करके आएंगे। क्यों, जातीय संरचना में ऐसा क्या हो रहा है? जयमंगल सिंह कांग्रेस से हैं, वो राजपूत हैं। रविंद्र पांडे जो है वो बीजेपी से हैं। तो क्या ये दोनों सवर्ण वोट हैं? और जाहिर तौर पर इन रविंद्र दोनों जो पांडे है जी बाहर। जी। रविंद्र पांडे जी जो है वो चूंकि पूरे लड़ाई और डिस्कोर्स से बाहर हो गए। अब बाहर हो हम्म। गए तो अब वहां पे जिस तरह का समीकरण उभर के आया है उसको ऑन मीडिया हम जी। नहीं बोलना चाहेंगे। पर उस हम्म। समीकरण में जो है वो आपका क्या बोलते हैं कि अनूप अनूप सिंह जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम्म। रविंदर पांडे अगर रह जाते डिस्कोर्स में, चुनाव के डिस्कोर्स जी। में, सवालों में, हम्म। बहसों में, तब भले वो जी। सीट थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो पाती। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन लड़कों के साथ एक डिस्कोर्स जो उन्होंने जो पैदा किया है, उस डिस्कोर्स के कारण जो है वो हमको लगता है कि वन साइडेड अनूप सिंह जी वो सीट निकाल रहे हैं। अब आइए जरा चंदन क्यारी चलते हैं। अमर बावरी की सीट है बीजेपी से, और जेएमएम से उमाकांत रजक। यह ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पर क्या स्थिति रहेगी उमाकांत रजक बनाम अमर बावरी की? हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जनता जो है वो हेमंत सरकार को दोबारा स्थापित करने के लिए जो है वो हमारे साथ आएगा। और दूसरी हम्म। चीज है कि उमाकांत रजक जी जो हैं आजसू के ही रहे और बड़े नेता रहे। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, जो जी। चूंकि आजसू के बड़े केंद्रीय लीडर रहे हैं, संस्थापक लीडर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा भाजपा का वोट बैंक जो है वो धड़क करके जो है गठबंधन के तरफ में आएगा। और जिस तरीके के जी। हालात जो है मोदी जी ने जो देश में पैदा किया, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक चुनाव होता था, संसदीय बेस राजनीति होता था, उसको इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल बेस बना दिया है। अब क्या होता है पूरे देश में किसी भी चुनाव में या तो पक्ष होता है या तो विपक्ष होता है। और पक्ष और जी। विपक्ष के अलावे जो है तीसरा पक्ष बहुत मुश्किल है। ये तो बिल्कुल। सौभाग्य है झारखंड का कि कई कई सीटों पर यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दिया था कि त्रिकोणीय चुनाव, चतुर्थ कोणीय चुनाव जो है वो भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये झारखंड की तासीर है, लोकतांत्रिक तासीर है कि यहाँ पर अभी भी आपको कई सीटों पर मतलब त्रिकोणीय चतुर्कोणीय दिखने को मिल रहा है। तो जी। ये जो बीजेपी ने जो खुद जो बोया है, इस बोया में ही वो फंस गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो ये प्रेसिडेंशियल मोड का जो इलेक्शन इन्होंने बना दिया पूरे देश में, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये कर करके तो इसमें ये इस बार ये झारखंड में खुद ही फंसे हैं। इनका खुद का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका चेहरा क्लियर नहीं है। और लेकिन गठबंधन का तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है कि हेमंत सोरेन आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चंदन तो क्यारी से आपका कहना है कि उमाकांत रजक निकाल लेंगे आपके हिसाब से। अब हम आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे गोमिया सीट। गोमिया सीट पर पूजा महतो चुनाव लड़ रही हैं, जयराम महतो की पार्टी से, यानी जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। व जयराम महतो की मजबूत सहयोगियों में भी शामिल हैं। क्या होगा, पूजा महतो अपनी सीट निकाल लेंगी और एक महिला नेता झारखंड को नया मिलेगा? देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर नए छात्र युवा जो हैं इस तरह की राजनीति में कुछ नया करते हैं तो हम लोग उनकी शुभकामनाएं हैं। पर फिर हर सीटों पर वही बात आ जाती है कुल मिलाकर के हम्म। कि अली बाबा अपने सवालों के साथ खड़े हैं कि हमारे साथ जो वोट बैंक है, जो विपक्ष का वोट जी। बैंक है जिसको मोदी जी ने खड़ा किया है,
जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से असंतुष्ट है देश भर में, वो हमारा वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है, और बाकी के बचे वोट बैंक पे ये लोग जो है एक मुकाबला खड़ा कर दे रहे हैं। तो इसलिए जो नहीं, है तो पूजा गोमिया महतो का क्या होगा? मतलब साफ साफ बताएं। लंबोदर महतो, लंबोदर हैं आजसू से वहां नेता है। आज आज लंबोदर महतो जी के वोट बैंक पर ही लड़ रहे हैं दोनों, कि पूजा वो महतो और हमारे पूरे लंबोदर महतो एक ही। हाँ। एक ही वोट बैंक पर लड़ रहे हैं। हमारा जो वोट हम्म, बैंक है वो तो स्थिर है, हमारे जो पक्ष के वोटर जी। हैं वो तो स्थिर है, वो तो हमारे साथ है। तो हमको लगता है कि गोमिया में भी इस बार जो है प्रत्याशित रिजल्ट भी जो है वो मिल सकता है। जमुआ के भी जो जी, जी, हालात है इस बताएं। बार, जमुआ जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, उत्तरी छोटनागपुर में। हम्म, पिछले बार जहाँ भारतीय जनता जी। पार्टी के विधायक जीते हुए रहे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोमनाथ चक्रवर्ती, और हमने झारखंड के प्रमुख औद्योगिक शहर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में राजनीतिक माहौल और माहौल के साथ जो वोटिंग हो चुकी है उसमें किसके जीतने की संभावना है, किन कारणों से जीतने की संभावना है, इस पर बात की। इसी इलाके के डुमरी और बेरमो से युवा नेता उभर रहे, नए झारखंड के युवा नेता जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई एमएल भी इन्हीं इलाकों से चुनाव लड़ रही है, जिसमें बगोदर, राजधनबार, निरसा और सिंदरी विधानसभाएं शामिल हैं। और झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह लड़ रही हैं चुनाव कांग्रेस से, जो कि सिंह मेंशन परिवार की हैं। और उसी के उलट गोमिया से पूजा महतो चुनाव मैदान में है, जो कि जयराम महतो की मुख्य सहयोगी हैं और उनकी पार्टी की कद्दावर युवा नेता हैं। श्वेता सिंह हैं बोकारो से, बेरमो सीट से जयराम महतो फिर एक बार है। हमने इस सारी बातचीत में जो एक बात समझी कि जयराम महतो जिस तरह धुआंधार की तरह झारखंड की राजनीति में उभर कर आए, वह वोट की राजनीति में तब्दील हो, इसमें थोड़ा हर विमर्शकारी को संशय, चाहे सोमनाथ हो या कल हमने जिन लोगों से बात की या खुद भी घूमते हुए हमने महसूस किया कि अभी जयराम महतो को थोड़ा वक्त लगेगा संसदीय राजनीति में वोट हासिल करने में। अभी उनको सड़कों पर संघर्ष करने का एक लंबा तजुर्बा हासिल करना होगा, एक लंबा सिलसिला चलाना होगा, तब जाकर झारखंड की राजनीति में एक नया दखल शुरू होगा जयराम महतो का। ये हमें ऐसा लगता है। खैर, परसों रिजल्ट है, उसके बाद सब पता चलेगा। हमारी बातचीत में कितनी सच्चाई आपको झलक रही थी, कितना तथ्य परक लग रहा था आपको, हमें जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, जिन सीटों पर हम लोगों ने बातचीत की उस पर आप क्या सोचते हैं। फिर 23 की सुबह 8 बजे पहली मुलाकात आप सबसे होगी इस मुद्दे पर कि आखिरकार रिजल्ट, संभावनाएं, उम्मीदें, दावों का सच क्या था, उसकी दावेदारियों में कितना दम था, इन सभी पहलुओं पर बात होगी। फिलहाल विदा लेते हैं, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।